हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत जो है वो वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है। फर्स्ट है क्षोभ मंडल, सेकेंड है आयन मंडल, थर्ड है समताप मंडल एंड फोर्थ है वायुमंडल। तो वायुयान उड़ाने के लिए जो है उड़ान के लिए आदर्श परत जो है वो है समताप मंडल। ओके, समताप मंडल। क्योंकि वहाँ पे क्लाउड ज़्यादा नहीं होते। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वहाँ क्लाउड्स नहीं होते हैं समताप मंडल में। उस लेयर में जो है क्लाउड ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए समताप मंडल जो है वो वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। जो 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एंड बहिमंडल। ओके, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। क्षोभ मंडल जो होता है उसकी एवरेज हाइट जो होती है 13 किलोमीटर होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि क्षोभ मंडल की एवरेज हाइट कितनी है, तो 13 किलोमीटर होती है। और हम जिसमें सांस लेते हैं वह कौन सा मंडल होता है? वो क्षोभ मंडल होता है। और लगभग इसी मौसम की घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि को ये जो होती है ये क्षोभ मंडल में होती है। ओके, सेकंड है समताप मंडल। समताप मंडल जो होता है यह क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होता है और ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, फैला हुआ है। और यह परत बादलों और संबद्ध मौसम की घटनाओं से जैसे लगभग मुक्त है, और जो हवाई जहाज उड़ान के लिए जो है परिस्थितियों में सबसे आदर्श जो है बनाती है ये समताप मंडल। ओके, हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो है क्या है, ये परिस्थितियों में सबसे आदर्श बनाती है समताप मंडल। और इसमें ओजोन गैस की परत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ओजोन गैस की परत जो होती है किस मंडल में होती है, तो समताप मंडल में होती है। और थर्ड है मध्य मंडल। मध्य मंडल जो होता है वायुमंडल की तीसरी परत जो, और समताप मंडल के ऊपर स्थित परत जो होती है वो मध्य मंडल होती है। ओके, और ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है मध्य मंडल। और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो है इस परत में जो है आने पर जल जाते हैं। ओके, अंतरिक्ष में जो प्रवेश करने वाले उल्कापिंड होते हैं वो किस परत में आने से जल जाते हैं, तो मध्य मंडल में। और मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? 80 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और फोर्थ क्या है? वायुमंडल जो है उसे हम तापमंडल भी कहते हैं। और जो वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ जो है तापमान बहुत कुछ तेज़ी से बढ़ता है। ओके, और आयन मंडल जो है, आयन मंडल इसी का एक हिस्सा है। और यह परत जो है रेडियो प्रसारण में क्या करती है, मदद करती है। और पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे जो होती हैं इस परत द्वारा क्या होती हैं, वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं। ओके, फिर लास्ट है बहिमंडल। बहिमंडल जो होता है फ्रेंड, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है और इस परत में बहुत पतली हवा होती है। और हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें ये यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती हैं। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है, तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है वो बहिमंडल है। और हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें किस मंडल में होती हैं, तो वो बहिमंडल में होती हैं। ओके, इंपॉर्टेंट फ्रेंड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने से जल जाते हैं। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो होते हैं वो किस परत में आने से जल जाते हैं। फर्स्ट है बहिमंडल, सेकंड है समताप मंडल, थर्ड है इसमें मध्य मंडल एंड फोर्थ है वायुमंडल। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा, मध्य मंडल। नीचे दी गई ए एवं बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। तो वायुमंडल की जो परत होती है आयन मंडल, इस परत का एक भाग है। और बी है इसमें रेडियो संचार में यह परत मदद करती है। तो आयन मंडल इस परत का भाग है, तो ताप मंडल को हम आयन मंडल भी कहते हैं। और रेडियो संचार जो है यह परत का में क्या करती है, मदद करती है। ए और बी जो है इसमें दोनों सही हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, ताप मंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है। तो पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर जो प्रसारित करता है वो करता है, फर्स्ट है वायुमंडल, सेकंड है मध्य मंडल, थर्ड है समताप मंडल एंड फोर्थ है ताप मंडल। तो पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को जो है वापस पृथ्वी पर परावर्तित जो करता है फ्रेंड वो करता है ताप मंडल। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत जो होती है तरंगों के संचरण में मदद करती है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ओके, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत जो है वो तरंगों के संचरण में मदद करती है। फर्स्ट है समताप मंडल, सेकंड है मध्य मंडल, थर्ड है वायुमंडल और ताप मंडल एंड फोर्थ है
वायुमंडल। तो वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत जो है वो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो वो है वायुमंडल एंड तापमंडल। ओके, ये क्या है? ये तरंगों के संचरण में मदद करती है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार करें। वायुमंडल की परत जो है क्षोभमंडल है, समतापमंडल, वायुमंडल एंड मध्यमंडल। तो क्षोभमंडल की जो ऊंचाई होती है वो 13 किलोमीटर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्षोभमंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। समतापमंडल जो की ऊंचाई जो होती है 50 किलोमीटर होती है। और वायुमंडल की ऊंचाई जो होती है वो 80 से 400 किलोमीटर तक होती है। और मध्यमंडल की ऊंचाई जो होती है 80 किलोमीटर होती है। ओके, तो ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, और बी का जो हो जाएगा सेकंड, और सी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, एंड डी का जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि क्षोभमंडल की ऊंचाई जो होती है 13 किलोमीटर होती है, समतापमंडल की ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर, और वायुमंडल की ऊंचाई जो होती है 880 से 400 किलोमीटर तक होती है, एंड मध्यमंडल की ऊंचाई जो होती है 80 किलोमीटर होती है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड धरातल के निकट जो है खनिजों को साधारणतः खोद कर जो निकालने की प्रक्रिया को जो कहते हैं वो कहते हैं उत्खनन। ओके, और इसमें जो होता है जो इसमें फ्रेंड 2-3 है जो इम्पोर्टेंट है, इस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इसमें जैसे क्वेश्चन है एक कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्करण जिस विधि से होता है वह क्या कहलाता है? तो फर्स्ट ए है इसमें विवृत खनन, बी है प्रवेधन, सी है आकलन एंड डी है गुप्ती खनन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्करण जिस विधि से होता है वह क्या कहलाता है? वह प्रवेधन कहलाता है। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। फ्रेंड इसमें देख माइनिंग होता है, खनन क्या होता है? तो खनन जो होता है वो पृथ्वी की सतह के अंदर जो दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकाल लेने की प्रक्रिया जो होती है ना वो खनन कहलाती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि पृथ्वी के सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? वो खनन कहलाती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे। और फर्स्ट है विवृत खनन एंड कुप्की खनन। विवृत खनन क्या होता है? विवृत खनन जो होता है फ्रेंड वो खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं, कम गहराई जो होती है खनिज में स्थित होते हैं, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाल दिए जाते हैं, और जिसे हम विवृत खनन कहते हैं। विवृत खनन जो होता है कम गहराई में स्थित होते हैं और वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं? विवृत खनन कहते हैं। ओके, फिर होता है कुप्की खनन। कुप्की खनन जो होता है फ्रेंड वो अधिक गहराई वाले होते हैं, मतलब गहन वेधन जिन्हें हम कूपक कहते हैं, और अधिक गहराई में स्थित होते हैं और खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कुप्की खनन कहते हैं। विवृत खनन जो होता है फ्रेंड वो कम गहराई में स्थित होता है, और कुप्की खनन जो होते हैं वो अधिक गहराई में होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन इससे। अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। ओके, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की आवश्यकता होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं? प्रवेधन कहते हैं। तो राइट क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्करण जिस विधि से होता है वह क्या है? फर्स्ट ए है विवृत खनन, बी है प्रवेधन, सी है आकलन एंड डी है कुप्की खनन। तो इसे हम प्रवेधन कहते हैं। ओके, अब एक आकलन होता है। आकलन जो होता है वो साधारणतः होता है जो खोद कर निकाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आकलन कहते हैं। ओके, तो इसमें आता है फ्रेंड खनन, विवृत खनन, कुप्की खनन एंड आकलन। खनन जो होता है पृथ्वी की सतह के अंदर जो दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है, तो खनन कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो खनन कहलाती है। और विवृत खनन जो होता है खनिज जो हम कम गहराई में स्थित होता है और वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, तो इसे हम विवृत खनन कहते हैं। और कुप्की खनन जो होता है गहन वेधन होता है, जिन्हें हम कूपक कहते हैं, और जो अधिक गहराई में स्थित होता है और खनिजों तक निक्षेप तक पहुंचने के लिए जो बनाए जाते हैं उसे कुप्की खनन कहते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं। कम गहराई में जो स्थित होता है उसे हम विवृत खनन कहते हैं, और जो अधिक गहराई में स्थित है उसे हम क्या कहते हैं? कुप्की खनन कहते हैं। ओके, और प्रवेधन जो कहते हैं तो प्रवेधन में आता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन गुफों की खुदाई की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रवेधन कहते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आकलन जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि साधारणतः जो खोदकर निकालना क्या है, तो वो आकलन कहलाता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह के निकट स्थित
खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट है इसमें कुपकी खनन, सेकंड है विवृत खनन, थर्ड है आखनन एंड फोर्थ है इसमें कूपक। तो पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए जो है जिस विधि का उपयोग किया जाता है तो वो क्या है? वो है इसमें विवृत खनन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं कि अधिक गहराई जब आ गया फ्रेंड कि अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं और इस प्रकार के खनन को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट उत्खनन, सेकंड है विवृत खनन, थर्ड है कुपकी खनन एंड फोर्थ है प्रवेधन। तो इसे हम कुपकी खनन कहते हैं। ओके, अधिक गहराई में स्थित जो खनिज निक्षेपों तक पहुँचने के लिए गहरे छिद्र जो बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कुपकी खनन कहते हैं। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं, उसे कहते हैं उत्खनन या आखनन कहते हैं। ओके, राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ब्लाइंड डॉल्फिन की एक किस्म जिसे सुसु भी कहा जाता है, ब्लाइंड डॉल्फिन की एक किस्म जो है जिसे सुसु भी कहा जाता है, गंगा नदी और फिल इन दी ब्लैंक्स नदी में पाई जाती है। तो कौन सी नदी में वो पाई जाती है? तो ए है ताप्ती, बी है महानदी, सी है ब्रह्मपुत्र एंड डी है कावेरी। तो ब्लाइंड डॉल्फिन की एक किस्म जिसे सुसु भी कहा जाता है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेगर मिट्टी या कपासी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। रेगर मिट्टी या कपासी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ए है लाल मिट्टी, बी है काली मिट्टी एंड सी है ऊसर मृदा एंड डी है मिश्रित लाल पीली मिट्टी। तो रेगर मिट्टी या कपासी मिट्टी का जो दूसरा नाम होता है उसे हम काली मिट्टी कहते हैं। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। और यह भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में बहुतायत से पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो पाई जाती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो पाई जाती है वो भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम क्षेत्रों में बहुतायत से पाई जाती है। और रेगर मिट्टी या कपासी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगर या कपासी मिट्टी है। ओके, तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश ए है भारत, बी है चीन, सी है रूस एंड डी है अमेरिका। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है। सबसे बड़ा उत्पादक देश पहले चीन आता है और चीन के बाद जो आएगा फिर भारत, फिर जापान, फिर श्रीलंका, फिर मिस्र, फिर पश्चिम बंगाल। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चावल की अच्छी खेती के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है? चावल की अच्छी खेती के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है? ए है जलोढ़ मृदा, बी है लाल मृदा, सी है काली मृदा एंड डी है लैटराइट मृदा। तो चावल की अच्छी खेती के लिए जो मृदा की आवश्यकता होती है वो जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। रबी की फसल जो होती है वो गेहूँ होती है। ओके, और चावल जो है वो खरीफ की फसल है। तो रबी की फसल इसमें जो गेहूं है, गेहूं का वर्धन काल क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। गेहूं का वर्धन काल जो पूछता है वो मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है इसमें। ओके, और फसल कटाई के समय तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। और गेहूं की कटाई के लिए कौन सी मिट्टी जो है इसमें उपयुक्त होती है? तो दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया और भारत में है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड ये। आगे देखते हैं, अब कुछ सोशल स्टडीज़ के, कुछ पॉलिटिक्स के क्वेश्चन है फ्रेंड। पार्लियामेंट, अब बात करेंगे संसद क्या है। संसद जो है फ्रेंड वो कानून के सर्वोच्च निर्माण की संस्था जो है वो क्या है? संसद है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कानून के सर्वोच्च निर्माण की संस्था क्या है? तो वो है संसद। ओके, संसद के जो होते हैं 3 अंग होते हैं, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा एंड प्रेसिडेंट मतलब संसद। ओके, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। ओके, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये क्या है? ये संसद के 3 अंग है। डायरेक्ट क्वेश्चन अब बनता है कि संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा कौन सा होता है? तो राज्यसभा जो होता है अपर हाउस होता है, लोकसभा जो होता है निचला सदन होता है, लोअर हाउस होता है एंड प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। ओके,
प्रेसिडेंट जो होता है राष्ट्रपति, तो इसमें जो होते हैं इसमें 3 अंग होते हैं संसद के। तो और द पार्लियामेंट इज आवर सिस्टम हैज़ इमिनेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल। क्वेश्चन डायरेक्ट बना है फ्रेंड कि हमारी व्यवस्था में संसद के पास अपार शक्तियाँ हैं, क्योंकि फिर उस ऑप्शन में दिया है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो हमारी व्यवस्था में संसद के पास जो है वो अपार शक्तियाँ हैं क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है फ्रेंड एग्जाम में पूछा गया है कि हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। सेकंड है, इसे न्यायपालिका को नज़रअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है। थर्ड है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। एंड फोर्थ है, संसद में सभी शक्तियाँ निहित होती हैं। तो हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमिनेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा थर्ड। अब बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा। ओके, अपर हाउस एंड लोअर हाउस क्या है। ओके, तो अपर हाउस जो है अपर हाउस जो है इसमें मैक्सिमम जो होती है सीटें 250 सीटें होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं। तो राज्यसभा में जो होती है 250 सीटें हैं, लेकिन प्रेजेंट में जो है वो 245 सीट है। ओके, और 233 राज्यों के द्वारा भेजे जाते हैं और 12 जो होते हैं सीटें उसमें डायरेक्टली नॉमिनेट होते हैं, मतलब मनोनीत होते हैं। और किसके द्वारा मनोनीत होते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। और राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष तक का होता है। ओके, और हर दूसरे साल जो होता है 1/3 जो है लोग रिटायर होते हैं और नए लोग आते हैं इसमें। ओके, ये राज्यसभा का है। और लोकसभा में जो है इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होता है वो होता है 552 और प्रेजेंट में जो है तो 530 + 13 बराबर 543 यूज कर रहे हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो स्पीकर कहते हैं। और इसके चुनाव जो होते हैं 5 साल तक के लिए होते हैं। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। तो संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है, ए है संसद, बी है लोकसभा, सी है लोकसभा और राज्यसभा एंड डी है राज्यसभा। तो राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संसद में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, ए है राष्ट्रपति, बी है लोकसभा, सी है राज्यसभा एंड डी है विधान परिषद। तो भारत की संसद में जो शामिल नहीं है वो विधान परिषद शामिल नहीं है, बाकी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसमें जो सही है वो है फर्स्ट है इसमें कि यह विघटन के अधीन नहीं है, तो करेक्ट है। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसका तो राज्यसभा का तो कार्यकाल नहीं होता, इसकी जो सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है फ्रेंड्स, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है और वो 6 वर्ष तक का होता है। तो ये गलत है। ओके, सेकंड है इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ है कि इसके सदस्य की आयु जो होती है 25 वर्ष से कम नहीं होती। तो राज्यसभा के सदस्यों की जो आयु होती है 25 वर्ष से नहीं 30 वर्ष होती है। तो ये भी गलत है। ओके, तो पहला तीसरा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो 245 सदस्य जो हैं वो अधिकतम हो सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। तो 2019 तक फ्रेंड लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत थे जो चुनकर जाते थे। मतलब 2019 तक जो थे लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत थे, बट अब जो लोकसभा में एक भी सदस्य मनोनीत नहीं है, 0 सदस्य हैं और अब वो चुनकर जाते हैं। ओके, तो इस टाइम जो प्रेजेंट में एक भी सदस्य मनोनीत नहीं है लोकसभा में, और 2019 तक 2 सदस्य मनोनीत थे। तो लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक भी नहीं, 0। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा शुरू होता है। तो किससे शुरू होता है, फर्स्ट है शून्यकाल, सेकंड है प्रश्नकाल, थर्ड है सार्वजनिक काल एंड फोर्थ है विशेषाधिकार काल। तो लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा जो शुरू होता है वो प्रश्नकाल से शुरू होता है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा जो शुरू होता है वो प्रश्नकाल से शुरू होता है।
आगे देखेंगे, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या होता है? तो फर्स्ट है इसमें अधिनियम बनाना, सेकंड है संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, थर्ड है प्रधानमंत्री को चुनना एंड फोर्थ है राष्ट्रपति को चुनना। तो भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य जो होता है वो संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना होता है। ओके, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट है ये कार्यपालिका का चयन करती है, तो ये गलत है। और सेकंड क्या है? यह संसद के में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। थर्ड है इसमें 245 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं एंड फोर्थ है इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो जो है फ्रेंड कि राज्यसभा के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो ये संसद में भारत के राज्यों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। ओके, राज्यसभा जो होता है संसद में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राइट आंसर 2 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? कौन जो है वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है? फर्स्ट है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, सेकंड है लोकसभा सदस्य, थर्ड है विधानसभा के सदस्य और विधायक एंड फोर्थ है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता। तो जो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है वो विधानसभा के सदस्य जो होते हैं विधायक। डायरेक्ट आंसर जो होगा ये थर्ड हो जाएगा इसमें कि राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है करता है विधानसभा के सदस्य जो विधायक होते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? फर्स्ट उपराष्ट्रपति, सेकंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एंड फोर्थ है राष्ट्रपति। तो राज्यसभा में सदस्यों को जो नामांकित करता है तो वो राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण की संस्था क्या है? तो वो संसद है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा संसद। और भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो 1951 से 1952 में हुआ था। ओके, भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1951 से 1952 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में जो है तो भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किनके लिए आरक्षण था? तो ए है इनमें अनुसूचित जाति, एंग्लो भारतीय समुदाय और इसमें महिलाओं के लिए नहीं था और अनुसूचित जनजातियों के लिए था। ओके, तो ए, बी और डी राइट आंसर हो जाएगा 1952 से 2019 तक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है? गठबंधन सरकार क्या होती है? गठबंधन सरकार वो होती है जो चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच क्या है सत्ता की साझेदारी जो होता है उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। ओके, राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।